हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी और मेरी सिस्टर की जर्नी, जो हमारा एक्सपीरियंस था, वो शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्ट हुआ है मार्च से। मेरी सिस्टर के ऑफिस में किसी को कोरोना हो गया था, तो उन्हें जैसे नॉर्मली उनके और उनके स्टाफ को होम क्वारंटाइन करने का बोला था, जैसा कि पिछले साल होता था कि 1 हफ्ते का होम क्वारंटाइन और फिर आप वापस से ऑफिस में जा सकते हो। तो उसी तरीके से इस साल भी सब लोगों को बोला, तो वो घर में क्वारंटाइन हो गई। 4-5 दिन तक उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर उनका फीवर नहीं जा रहा था, टेस्ट चला गया था। तो हम लोगों ने उनका सिटी करवाया, तो सिटी में उनका स्कोर आया 11। और उनको बेसिकली जॉइंडिस भी हुआ था, तो जॉइंडिस से भी वो रिकवर नहीं कर पाई थी। तो एक CRP था जिसमें उनका इन्फेक्शन भी काफ़ी हाई आया, 60 के आसपास आया था। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब उसे जिस हॉस्पिटल में पहले एडमिट करा, उसके अगले दिन आई थिंक 23 मार्च को एडमिट किया था, और 24 मार्च को जो सिटी करवाया उसमें इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो गया था। 80% इन्वॉल्वमेंट हो गया था और सेचुरेशन भी काफ़ी कम आ रहा था, तो उसे हायर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जिस दिन जिस जिस दिन उसको उस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसी की रात को जब मैं अपने वहाँ पे नीचे बैठा हुआ था, तो डॉक्टर आए। डॉक्टर ने ये कहा कि इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो मैं PP किट के पहन के उससे मिला। उस दिन रोज से रात को बातें करी, उसको गाने सुनाए, उसको मोटिवेट किया। और उसका सेचुरेशन उस टाइम 30 था जब उससे मैं मिलने गया था, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद उसका सेचुरेशन 95 तक पहुंच गया था विद ऑक्सीजन उस टाइम लगी हुई थी। तो उस टाइम ये चीज़ समझ में आई कि जब जब सामने वाला, जब कोई अपना देखता है उस सिचुएशन में, वो अपने आप को और कंफर्टेबल फील करता है, उसकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। क्योंकि कुछ जो सुबह से लेके शाम तक हॉस्पिटल में अगर उसका सेचुरेशन 30-35 चल रहा था, तो मुझसे कुछ घंटे मिलने के बाद इसका सेचुरेशन इतना कैसे उठा। तो वो भरोसा होता है कि कोई उसका अपना उसके साथ है। कुछ दिन तक सेम इसी तरीके से चीज़ें चलती रही। मैं उससे मिलता था जाके शाम को, बात करता था, लेकिन वो हमेशा से घबराती थी। उसका यही सोचना था कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये उसकी सोच थी, और मेरी सोच दूसरी ओर यही थी कि मैं इसको लेकर जाऊंगा घर, कुछ भी हो जाएगा मैं इसको घर लेकर जाऊंगा। क्योंकि डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अगर 14-15 दिन तक अगर ये सरवाइव करती है तो वहाँ से इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस तरीके से दिन निकल रहे थे। मैं उससे एक टाइम शाम को मिलने जाता था PP किट पहन के। मतलब उस वार्ड में मेरे अलावा स्टाफ रहता था और मैं रहता था, तो वो काफ़ी एक अजीब सा माहौल रहता था। बट उस टाइम मैं इस चीज़ को नहीं सोचता था, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो फिर आप कैसे जा पाओगे। तो PP किट पहन के जाता था, डेली उससे मिलता था। 30 मार्च को मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी, क्योंकि जो पहले हॉस्पिटल से जब मैं उसको लेकर आया था, उस टाइम में उसी एम्बुलेंस में था, किट वगैरह कुछ नहीं थी। जब इस टाइप की पैनिक सिचुएशन रहती है तब आप अपने बारे में कम सोचते हो, और जो आपका क्लोज वन है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो सेम मेरे साथ भी था। तो 31 मार्च को मैं भी पॉजिटिव आ गया। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और हेडेक बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। इवन तो मैं कार भी चलाता था, तब भी मतलब मुझे कुछ टाइम ऐसा लगता था कि मैं शायद चक्कर आ रहे हैं या रुक जाऊँ। खैर, उसके बाद जब पॉजिटिव आया तो घर वालों को बता दिया, लेकिन हॉस्पिटल जाना और उससे मिलना नहीं छोड़ा। उस टाइम आप सिंपल सी बात ये समझिए ना, कि अगर उस टाइम अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लेता, तो इस सोच से ही मैं अपने आप को इतना पीछे समझ लेता, या इस तरीके से मैं डीमोटिवेट हो जाता कि उसके उस टाइम पे जिस सिचुएशन में उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम मैं घर पे बैठा हूँ, तो वो मेरे से होता नहीं ना, वो मैंने किया। उसके बाद भी मैं उससे मिलने जाता था। 31 से 5 के बीच में उसकी तबीयत फिर से थोड़ी बिगड़ने लगी। उसकी जो घबराहट है वो बहुत बढ़ गई थी। मतलब उससे उसका वो डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा, वो उसको बार बार परेशान करता था।
और डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि आज नहीं तो कल इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक और चीज़, इस टाइम पे जो आप मेंटली जो हॉस्पिटल का प्रेशर रहता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। एक मैं छोटा सा किस्सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि मैं जब वापस आया था, उसको हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह का बिल वगैरह दे के मैं वापस आया था, तो हॉस्पिटल से मेरे पास मैनेजमेंट से कॉल आता है। वो बोलते हैं कि आपकी सिस्टर को वेंटिलेटर की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यहाँ से हॉस्पिटल आधे पौन घंटे दूर था। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था। खैर, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब मैं देखता हूँ तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। सिस्टर बढ़िया तरीके से बैठी हुई है। जब मैंने स्टाफ से बात पूछी तो उन्होंने सिंपली ये कहा कि ये लोग आपको चेक कर रहे हैं कि कहीं आपकी पॉलिसी एक बार ख़त्म हो गई तो आप हॉस्पिटल का बिल्स पे कर पाओगे कि नहीं। तो आपको इस तरीके से भी मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। खैर, ठीक था, वो भी सब चीज़ें थी जो आपको करनी पड़ती है। वो तो खैर पार्ट है, वो हर हॉस्पिटल करता है, तो उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊँगा। फिर भी तो 4 तारीख की आसपास उसकी तबीयत ज़्यादा फिर से बिगड़ने लगी। उसका सेचुरेशन एकदम से बहुत ड्रॉप हो गया था, 30 के आसपास आ गया था। तो उन्होंने यही बोला कि हॉस्पिटल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, चीज़ें उसकी अप्स एंड डाउन, एक रोलर कोस्टर चल रहा था। उसकी इम्प्रूवमेंट भी हो रही थी, लेकिन 2 दिन में जो उसका डर था वो उस पर बहुत ज़्यादा हावी था और वो क्लियर में देख भी पा रहा था। तो उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बातें कर रहा था। तो एम्स में बात हुई थी उसके ऑफिस के थ्रू। तो उसके ऑफिस वालों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और तो मैं वो देने जा रहा था। उस बीच उसका भी फ़ोन आया कि दीदी का मेरी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तू आ जा। उसका जनरली फ़ोन आता था कि घबराहट हो रही है, तू आ जा। जनरली मैं 7 बजे तक का जो मेरा टाइम रहता था, उस टाइम पे मैं जाता था, उससे मिलता था। उस दिन पहले मैं डॉक्यूमेंट देने गया, फिर मैं उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया तो वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उस टाइम में उससे अंदर मिलने के वो कुछ नहीं बोल रही थी, ना उठ रही थी, और थोड़ी देर बाद वो नहीं उठी। तो जो मेन रीज़न ही ये आपको पूरा एक एक्सपीरियंस बताने का कि हम लोग अगर अपने क्लोज वन को बचाना चाहते हैं या इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, तो एक्चुअली में ये बीमारी हमें मेंटली लड़नी पड़ेगी। फिज़िकली तो आज भी आप बाहर देखेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म ही हो रहे हैं, लेकिन जो मेंटली इस लड़ाई से जीत रहा है, जो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, या जो इस तरीके से लड़ रहा है या उसके परिवार वाले जो उसका साथ दे रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके दिमागी तौर पर उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि वो बीमारी उसके सामने बहुत छोटी लगे। अगर आप इस तरीके से कोशिश कर पा रहे हो तभी आप खुद को भी बचा पाओगे और अपने साथ वालों को भी बचा पाओगे, क्योंकि पहले ये बीमारी दिमाग में आती है, फिर हमारी बॉडी पे जाती है। आज इसका कोई एक प्रिस्क्राइब 100% ट्रीटमेंट नहीं है। लोग इंजेक्शन भी लगा रहे हैं रेमडेसिविर के, लोग प्लाज्मा थेरेपी भी करवा रहे हैं। तो इसके n नंबर्स ऑफ वेज हैं, लेकिन जनरली जो भी जीत रहा है वो माइंड से ही जीत रहा है। पहले अपने दिमाग में इस बीमारी को हराता है, फिर जाकर बॉडी से वो बीमारी निकलती है। मेरे केस में अगर आप मेरी सबसे बड़ी हार समझे तो वो यही है कि जब भी मैं उससे मिलने जाता था शाम को, जब भी उसका फ़ोन आता था तो मैं उससे मिलने जाता था। वो उस दिन बेटर फील करती थी, वो रात बेटर निकलती थी, अगले दिन फिर सेम सेम सेम, तो ऐसे चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ से चीज़ें एक बेटर तरीके की ओर जा रही थी। जब फर्स्ट डे था, जब उसका सेचुरेशन 30 था, जब डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है, वहाँ जब मैं उससे मिलने जाता था, उसको बेटर, उसका माइंडसेट पे, उसके माइंडसेट को फ्री करता था, उसको उम्मीद देता था, तब वहाँ से 30 से 95 हो सकता है। तो वो जो लास्ट डे था, जिस दिन मैं पहले गया एम्स हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करने, उसके बाद वहाँ पहुँचा, तो वहाँ मुझे पहले भी उस टाइम मुझे वहीं जाना चाहिए था। और मैं ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप उस जो भी आपके
मेंबर है जिसको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है या जो भी हॉस्पिटल में फाइट लड़ रहा है, उसको उस टाइम पे ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए क्या क्या संसाधन जुटा रहे हो। उस टाइम उसके लिए ये मतलब है कि मैं बच सकता हूँ, क्या ये लोग जो मेरे साथ हैं मुझे बचा सकते हैं। वो उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना उसके लिए वो संसाधन इकट्ठा करना। संसाधन भी ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ संसाधन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर उसको पहले प्रायोरिटी दोगे और उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को पहले कंफर्टेबल करवा दोगे कि सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, बस तुम अपने दिमाग में रख लो, तुम अपने दिमाग में रख लो या हम भी हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो वो पहले अपने दिमाग में बात लाएगा कि ठीक है, तब वो वहाँ पहले काम होगा, रिलैक्स्ड होगा। फिर वो संसाधनों का जो संसाधन आप उसके लिए जुटा रहे हो, फिर वो जुटाओगे भी तो उसको वो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। आप कितना भी भाग लो, वो खुद अगर हॉस्पिटल में घबरा रहा है या बहरा रहा है, तो आप उसको कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर दो, वो नहीं बचेगा। रिश्तेदार हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, उन सबसे मैं यही कहूँगा कि जब तक वो पर्सन ज़िंदा है तब तक आप जितना जो करना चाहें वो कर सकते हैं। एक बार वो चला गया, उसके बाद आप कितना भी कुछ सोच लें, कितना भी कुछ कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि दीदी की कुछ फ्रेंड्स थी, तो मैंने उनसे बोला कि दीदी के लिए आप कोलार्ज बनाओ और उसको भेजो उसको, ताकि थोड़ा उसको बेटर फील हो। उस टाइम वो शायद बिज़ी थी, लेकिन जब दीदी चली गई उसके बाद व्हाट्सएप पे मैंने देखा तो सब लाइन से कोलार्ज बना रहे हैं, सब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उसके। तो एक बार जब पर्सन चला गया तो फिर क्या मतलब है उन सब चीज़ों का, वो तो देख नहीं सकता ना। या जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो उसके बाद आए, उसके बाद जो उन्होंने हेल्प करी, जो सपोर्ट दिया, वो जब वो पर्सन अलाइव हो तब वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो इसी तरीके से कोशिश करिए अपने लव वंस को बचाने के लिए, खुद को इस तरीके से सेफ रखिए। जैसे कि जब मुझे भी कोविड हुआ था तो उस टाइम मेरे माइंड में एकदम क्लियर था कि कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन लेकर जाऊँगा साथ, बस चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो ठीक है, ऑल टुगेदर नहीं ले जा पाया, लेकिन शायद इस बात को आप लोग समझें और आप लोग लेकर जाएं तो उससे वो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात से कम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आया हो कि आप कैसे मेंटली किसी को बेटर कर सकते हैं, मेंटली किसी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। थैंक यू।